चलो बच्चों, यस रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। अब लास्ट जो हमने पढ़ा था इसको जीपीओ कंप्लीट कर ही लो, एक काम करो नहीं तो मिसअप हो जाएगा। ये बताओ फटाफट क्विक रिवीजन के जीपी में, ये बताओ बच्चे एन क्या होता है, जल्दी से एकदम रैपिड फायर के थ्रू। क्या होगा एन? सर ए आर की पावर n-1। ए आर की पावर n-1 एंड एस एन? सर ए इंटू आर की पावर n माइनस डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है ना? हाँ उल्टा भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना? आर माइनस एन, आर माइनस वन सिंपली डिवाइड कर दो, आर माइनस वन फिर यहाँ पे एक एन चिपका दो, बाद में अपने आप याद हो जाएगा आर की पावर एन। ठीक है, उल्टा भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दिस दिस एक ही बात है, यहाँ से माइनस टेक आउट, यहाँ से माइनस टेक आउट, तो यही तो हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अब ये बताओ कि एस इंफिनिटी क्या होगा जल्दी ए आर की पावर बोलो। सर ए बाय आर माइनस 1। ए अपॉन 1 माइनस आर। ए अपॉन 1 माइनस आर, राइट। चलो ठीक है, अब एस एन वेसन ये सब चीजें पूछ करके और बाकी सारी चीजें निकल जाती है। देन अब आ जाओ जीपी में। हाँ, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो क्या ऐसा हो जाएगा इनके जीपी होने से? सर बी स्क्वायर इक्वल्स टू सर एसी। AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर ना, ठीक है। और फिर इस पे हमने क्वेश्चन देखा था कि 3-4 टर्म दे करके और ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है ना? कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आपको बहुत हेवी दे देगा लेकिन वो देख करके घबराना नहीं है, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन कर लो फटाफट, उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, आगे जीपी पढ़ना शुरू कर दे। राइट, ऐसे ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं 1 1 1 1 1 n टाइम्स लिख दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कल भी लेट हो गए थे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इक्वल टू, चलो मैं हिंट ही दे देता हूं, 10 टू द पावर, अब तो लगभग हो ही गया। इसको मुझे चाहिए 10 की पावर के टर्म में। चलो अब तो हो ही गया, अब तो मतलब मैंने मेन इसी को ये रखना था कि a टू द पावर n-1 डिवाइड बाई 9, या जेई में ऐसा पूछा था कि a टू द पावर n-1 बाई b, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b पूछा था, ऐसा। सर यहाँ पे 1 + 1 + 1 है या फिर 1 1 नहीं 1 1 ही है सर? साइड बाय साइड 1 1 1 1 1 1 ऐसे मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको मुझे इस टर्म में लिखना है, इस टर्म में। सर ये 1 प्लस है, 1 1 1 है। 1 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स है। 1 प्लस तो n बार में तो सीधा n ही हो जाएगा ना। अच्छा मतलब n टाइम्स 1 है ना, मतलब कह सकते हैं ना ये। हाँ हाँ हाँ, इसको कैसे करेंगे सोल्व? सिंपल सा फंडा है बच्चे, एक बार 1 है तब तो एक ही बार 1 हो जाएगा, 2 बार 1 है तो क्या हो जाएगा, सर 10 1 + 10 का लो, ठीक है ना। 3 टाइम्स 1 है तो 1 + 10 + 100, राइट। यस सर। अब पैटर्न चमका होगा आप लोगों को। यस सर। अब क्या बोल सकते हैं फिर, अगर ऐसे अगर n बार है तो बताइए आप लोग, हेलो। अगर 1 1 1 1 ऐसे n बार लिख दिया, सर 10 की पावर 0 + 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 10 की पावर n। या ऐसे कर सकते हो कि हाँ एक जीपी बन गया ना। यस मैं सर। अगर 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स लिख दिया तो ये क्या हो गया, 1 + 10 + 100 + 1000 ऐसे n टाइम्स। यस सर। तो इजंट दिस इज ए जीपी? सर है। बताओ इसका सम ऑफ n टर्म क्या होगा, जल्दी से बोलो। सर 10 की पावर n-1 अपॉन में 9। हाँ, Sn होता है a r-1 r-1 और डिवाइडेड बस इसका क्या कर दिया ये, तो 10 टू द पावर n-1 by 9,
ठीक है ना। तो ये पूछा हुआ था, ये दिया हुआ था, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो जल्दी से बताओ a प्लस b क्या हो जाएगा। सर 19। खत्म। तो कल भी मैंने लास्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट पे छोड़ा था कि बहुत बार क्या होगा कि जीपी दिखने में नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिंगल सा ही एक टर्म है। ये तो बस इसमें तो इसमें तो सीरीज भी नहीं है, इसमें तो सम वम भी नहीं है, बट फिर भी एक जीपी क्या हुआ, क्रिएट कर दिया। ठीक है ना। और फिर उससे क्या हो गया कि अपना जो भी है ऐसे नहीं आ जाएगा। इसका क्या यूजेस है, बोला कि सर इससे अच्छा तो ये भी था कि जैसे 4 बार है तो कोई भी क्या करेगा, 1111 पढ़ रहा है, 5 बार है तो 11111 पढ़ रहा है, उसको ऐसे लिख के क्या फायदा। फायदा है। ठीक है। अच्छा एक बार और बताना कि अगर जैसे मान लो कि मैं उल्टा कर दिया, इसमें 4 ऐड कर दिया या 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 सर इंटू 4 into 40 की पावर। यही n टाइम्स ना। यस सर। ठीक है ना। देखो ना, सबको अगर जैसे 44 है तो 4 इंटू 11 लिख सकते हैं ना, 444 है तो 4 इंटू 111 लिख सकते हैं ना। तो सेम वो काम मैंने किया। अब बड़ा बेनिफिट देखो, ये चीज दिख रहा है अंदर में, तो ये तो आपको रटा हुआ है, दैट इज 10 टू द पावर n माइनस 1/9। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करो। ठीक है। 4 4 4 8 टाइम्स माइनस 8 8 8 8 इक्वल टू x स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर बोलो बच्चे, सॉरी सर, हुआ है क्या हुआ है। कुछ नहीं सर, हुआ है समझ गया कुछ। अच्छा, खुद ही दर्द खुद ही दवा, तो अच्छी बात है। हाँ, तो अब देखो बच्चे क्या है, ये 4 4 4 4 8 बार है, उसमें से 8088 माइनस कर रहा है, तो वो जो नंबर हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसी एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स क्या है अब, तो कोई बाहुबली आया कि सर मैं तो सोल्व ही कर लूंगा, तो देखो ना 4 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से एक तो ये माइनस करो, और वो जो नंबर आएगा डेफिनेटली 8 डिजिट आएगा। तो 8 डिजिट नंबर का अगर तुम स्क्वायर रूट निकाल सकते हो जल्दी में, तो फिर तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है वो। यहाँ तो चल वो फिर भी करो, कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, सर 10 मिनट लगेगा ही ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन तो होगा ना 10 मिनट में चलेगा। ये अगर 8 की जगह 18 बार कर दिया तो तब तो बाहुबली भी हाथ खड़े कर देगा कि नहीं नहीं क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन इतना महंगा क्वेश्चन हम भी नहीं कर सकते। तो कैसे करें बताओ बच्चों, अब आप बहुत हद तक हिंट आपके सामने है, ट्राई करो इसको, करो जल्दी। कैसे करोगे बोलो, हेलो। ट्राई करो बच्चे, ट्राई करो बच्चे, सोचो ना, ये 4 4 4 4 8 टाइम्स है, इसको कैसे करोगे बोलो। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या होगा ये तो कम से कम सीधे सीधे आंसर बोल सकते हो मेरे बच्चों। ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 हालांकि लिखना जरूरी नहीं था, तो इसको सर तो 4 4, times 6 आंसर। यस है ना। तो ये 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यस सर। बोलो यस और नो, और सर 4 माइनस पूरे से कॉमन ले सकते हैं सर हम। क्या, यस सर। तो कॉमन थोड़ा ना आएगा, ये 4 और 8 की कुछ इज्जत है कि नहीं। सर एक 1 कम है सर। हाँ, तो वो 8 बार है और ये 4 बार है, तो इसकी कोई वैल्यू है कि नहीं। तो बताओ ना, ये 8 बार 1 को क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी। अरे 10 टू द पावर 8, 10 की पावर 8 10 माइनस की 1। पावर 8 माइनस 1/9। तो अब इसके बाद बोलो बच्चे। सर 4 कॉमन ले लिया ऊपर से, फिर से 10 की पावर 8 माइनस 1 माइनस क्या कहते हैं सर, 2 into 10 की पावर 4 हाँ, माइनस 2 सर। थोड़ी देर के लिए अपॉन में सर 4/9 9। कॉमन ले लो, 4/9 ही कॉमन ले लिया, ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया बच्चे, ये 4 और ये 9, ये 9 और इसमें से 4 कॉमन जाएगा, राइट। तो अब बताओ क्या बचा, 4/9 को होगा तो 10 टू द पावर 8 माइनस 1, और इसमें से चूंकि ये 4 ही कॉमन गया है ना, 4 इंटू 2, तो 2 Yes, बच sir. गया, तो -2 इंटू 10 टू द पावर 4 और +2, राइट। तो ये हो जाएगा Yes, sir. 4/9 और 10 टू द पावर 8 और +1 और -2 इंटू 10 टू द पावर 4 +1। अब इसका देखो कुछ कर सकते हो क्या, सोचो। सर इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। सोल्व कर सकते हो या डायरेक्टली ज्यादा बेटर है उस फॉर्मेट में ले जाओ जिस फॉर्मेट में तुम्हें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर होता हुआ कुछ दिख रहा है क्या, ये चलो हिंट दे रहा हूं मैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता हुआ दिख रहा है। सर 2 दिख तो रहा है। यहां से देखो ना बच्चे, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 2a और b, क्या मैं हमेशा बोलता हूं सबसे सस्ता क्या है, 1। 1 2 10 टू द पावर 4 इंटू Sir, 1 10 प्लस to the 1 power प्लस 4 minus 1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो अब इसके आगे तो अब सबको कर लेना चाहिए, अभी भी अगर बताने की जरूरत पड़ रही है दैट इज नॉट ए गुड थिंग। अब तो यहां से उड़ा दो बच्चों आप लोग खुद ही। सर 2/3। ये हो गया दिस 4/9। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो गया 10 टू द 10 पावर to the 4 power 4 minus माइनस 1 का स्क्वायर। होल स्क्वायर, राइट। चलो अब 4/9 को 2/3 लिख सकते हैं। यस सर। Yes, अब ये देखो उसको वाले क्या आपका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, बाई 9, ये देखो ना 10 टू द पावर n माइनस 1/9 अगर 9 हो जाता है तो उतनी बार 1 हो जाता है, ठीक है। तो 10 टू द पावर 4 माइनस 1 बाई 9 इंटू 9 कर दो इसको, 2/3 9। 4/9 को 2/3 नहीं लिख सकते। सर 4 times 6 6,666 है आंसर। हाँ मैं जबरदस्ती क्या किया, ये डिवाइड बाई 9 और इंटू 9 कर दिया, ठीक है। अब उससे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 6 और 10 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। हाँ तो 4 बार एक आ गया। अब ये चीज 4 बार 1 हो जाएगा और गुना 6 तो 4 बार 6 हो जाएगा। ओके सर। अच्छा सर एक चीज बोलनी थी, हाँ क्या बोलनी थी, हम हमेशा अपॉन में 9 ही लेंगे। अब देखो ना आप फॉर्मेट देखो ना बच्चे, आपका जो आंसर आया है उसमें अपॉन में 9 है ना, ये जो हाँ। हाँ तो इसमें क्या है, ये चीज जब आएगा तभी आप ये लिख पाओगे ना। अच्छा मतलब हमें क्वेश्चन में ऐसी रिस्पेक्ट में होगा कि आंसर ये हमारा हो या नहीं हो, ये नहीं भी हो तो आपको ये लाना है, ये चीज तो आपको लाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक ये चीज चमकेगा तभी आप उतनी बार 1 लिख पाओगे। 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 हुआ तो n टाइम्स 9 लिख दो, वो n 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बट 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई 9 तो होना जरूरी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि यार सारी चीजें हैं, ये जब कर लिया था यहाँ पे आया, यहाँ पे तो क्या आया कि सब कुछ है बस डिवाइड बाई 9 नहीं है। तो जब भी कोई चीज एकदम जरूरी हो कि उसके बिना काम ही नहीं चलना और वो पिक्चर में नहीं है, तो पहले उसको पिक्चर में ले आओ, और उसको पिक्चर में लाने से जो अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है वो कहीं भी इनटू प्लस माइनस डिवाइड करके बैलेंस कर लो। जैसे x प्लस वाई है इक्वल टू 5, तुम्हें चाहिए था x प्लस वाई प्लस जेड, हर हाल में z चाहिए तो पहले z लिखो। अब क्योस क्रिएट हुआ कि भाई ऐसे कैसे, तो या तो बैलेंस करने के लिए इधर z कर दो और नहीं तो यहीं पे माइनस z कर लो, इससे अपना काम निकाल लो, इस माइनस z का कुछ देख लेना। तो ये हमेशा से रहा, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं कि जो तुमको रिक्वायर्ड है उसको जबरदस्ती इंटू या डिवाइड कर लो, और जो अनबैलेंस वो क्रिएट कर रहा है तो उसके सामने उतना ही इंटू या डिवाइड करके बैलेंस कर दो, राइट। चलेगा, ठीक है, सर दौड़ेगा। दौड़ेगा ना, बहुत बढ़िया। हाँ अब सुनो यहाँ पे देखो, ठीक है ना, जैसे 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 4 है और 2 टू द पावर 5 है, तो ये जीपी में है या नहीं, सर है। है सर, कॉमन मल्टीपल है। इंटू 2 किया और इंटू 2 किया, ठीक है ना।
मैं क्या करता हूँ बच्चों, इनका लॉग ले लेता हूँ, log 2 ऐसे ही, ठीक है, देखने के लिए क्या हो रहा है। तो अगर मैं log 2 लूंगा और सर ये एक्थों ले, 3 4 5 हो जाएगा ना, लॉग 2 लोगे तो सबका। तो कुछ चमका, हाँ, Yes, क्या पावर चमका? बार हो जाएगी, लॉग 2 2 से 1 हो जाएगा और आंसर हमारा 3 4 5 होगा। तो ये किस में है? सर AP में। AP। एपी में है ना। तो ये मैं इसलिए आपको इतना एग्जांपल दिया हूं कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो log log b log c आर इन एपी एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। ठीक है, बस Yes, ऐसे ही sir. करना कि log किसी भी चीज को बहुत घटा, सोचो ना, सीधे पावर को इनटू में कर रहे हैं। यहाँ पे 3 भाई साहब इतने पावरफुल थे, किसी की सुनते ही नहीं थे। जैसे ही log आया आगे चले गए, सारी पावर खत्म। तो log क्या करता है, बहुत बड़े बड़े की पावर को खत्म कर देता है, बोलता है कि अब तुम पावर हो गए अपने घर के, इधर मैं हूँ log, ठीक है ना। ऐसी log लगाऊंगा ना, समझ में आया। तो क्या होता है, log क्या करता है, सारी पावर खत्म कर देता है। तो अगर जीपी का स्पेशलिटी यही तो है, पावर, तो log ने उसकी पावर खत्म कर दिया, तो किसमें आ गया, एपी। ठीक है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन Yes, सोल्व sir. करने में काम आएंगे। ठीक है, चलो। अब इसके अलावा अगेन वही चीज याद रखो जो क्वेश्चन में दिया था। और एक तो ये हो गया, इसके अलावा हाँ, कल एक बच्चे ने ये बात हालांकि बोल भी दी थी, लेकिन तभी मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ। कोई भी एक जीपी ले लो, मान लो A1 ले लो, 1 3 1 3 9 27 81 243 मान लो, 3 3 3 से गुना करते जा रहे हैं। तो 1 इंटू 1240, अरे 1 इंटू 243 इज 243, 3 इंटू 81, 243. ठीक है ना, 9 इंटू 27 243। 243 43. तो सेम पैटर्न बना। सेम एपी वाला फंडा। ठीक है, अगर आपका जो होगा के होएगा A1 इंटू ए एन इक्वल टू A2 इंटू ए एन माइनस 1, वहां पे प्लस होता था ना, सिंपली यहाँ पे इंटू है, जो एपी में यहाँ पे Yes, देखो sir. प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो ये चीज इंटू हो जाएगा, बस इतना ही है। फिर क्या हो जाएगा, A3 इंटू ए एन माइनस 2 A4 इंटू ए एन माइनस 3, ठीक है ना। और यही नहीं, जरूरी नहीं है कि एकदम फर्स्ट और लास्ट ही ले, तुम बीच से भी 2 को उठा लो। बीच से भी 2 को उठा का क्या मतलब, कि अगर मैं कह रहा हूं एक जीपी में इन एंड जीपी, मान लो रैंडम है 5वां टर्म गुना 8वां टर्म कर रहा हूं, तो 8 और 5 कितना हो रहा है, 13। तो जिस भी 2 टर्म का सम 13 होगा ना, वो चलेगा। जैसे मैं इसको सीधे कर दिया A10, तो अब बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप ही लोग बताओ। 13 लाना है ना। हाँ, A3, तो वो अपने हिसाब से देख लेना, वो चलेगा, ठीक है ना। कि अगर वहां पे A10 है तो डेफिनेटली ये A3 होगा। ओके, सर सेम ये आपने एपी। A5 लिया था और A8 लिया था या फिर A15 था, ये थोड़ा क्लियर कर दो सर। 15 का बच्चे 5 ही तो है। अच्छा 5 है सर, ये आपका एक का स्ट्रोक कुछ ज्यादा ही नीचे है सर। अरे वो ए का है ना, तो रुको अलग कलर से लिख देता हूँ, अब कंफ्यूजन हाँ नहीं सर होगा। अब ठीक है। ठीक है, वो ए का ब्लैक है, ठीक है। ओके, चलो। अब एक क्वेश्चन तो बहुत हेवी दिखने में लगेगा, बहुत भौकाल, करने में पता नहीं कर लेंगे, वैसे है बच्चे कुछ तो हैं जो सब कुछ से फाइट करने का दम रखते हैं, तो फिर क्यों ना क्वेश्चन को कर ही दिया जाए। इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है भाई, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, फिर सिग्मा r की जगह s पुट कर दूं क्या, चलो s पुट कर देता हूँ। अरे यार, सर ये एस क्या है और आर मतलब क्या डिनोट करेगा सर? बताता, s इक्वल टू 1 से n और डेल्टा ऑफ r इंटू s 2 टू द पावर r 3 टू द पावर s। बोलो कि सर आप ही लिखो और आप ही करो, वेयर सर डेल्टा, 5 सेकंड में 5 से 10 मिनट मिलेंगे या फिर 2-3 मिनट ही? 2-3 मिनट। मिनट बहुत है, 2-3 मिनट बहुत है।
equal to 1 if r equal to s and if r not equal to s। ठीक है, क्वेश्चन को देखो और समझो। पहले बाद वाले को भूल जाओ। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपकी क्लास में से कोई भी मुझे ये समझा दे कि व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग। सर हम Sorry, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सर समीशन को? इंटीग्रेशन पे इतना हार्डकोर मत जाओ। न सर डेल उससे हो सकता है? नहीं, डेल्टा की जगह मैं क्या करूंगा, एम या ए लिख देता हूँ। चलो वो उससे थोड़ा दिखने में फैमिलियर लगेगा, ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए। बात एक ही है। चलो चलो, अब आप बच्चे क्या करो, अच्छे अच्छे बच्चे हो काफी, ठीक है ना, बहुत पोटेंशियल वाले बच्चे हो, बहुत धांसू वाले बच्चे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि गिनती के बच्चे अच्छे हैं, मोस्टली बच्चे अच्छे हैं, 90% बच्चे अच्छे। दैट इज वाई 11th क्लास मुझे अच्छी लगती है। तो अब ये मुझे एक्सप्लेन करो, व्हाट डज इट मीन। सर इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें इसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं आर और एस, और हमें ये हाँ। मानना है कि हम आर और एस की दोनों की वैल्यू 1 से लेकर के एन की का सम लेना है हमें। और हमें ये कह रखा है कि अगर ए आर एस की वैल्यू 1 होगी तो आर और एस बराबर होंगे, और अगर ए आर एस की वैल्यू 0 होगी तो आर और एस नॉट इक्वल होंगे सर। हाँ, वो तो बाद की बात है। इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसका मतलब थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बताना, वो तो मुझे लगता है कि मोस्टली नरेट ही कर दिया, ठीक है ना। हाँ बोलो बच्चों, आप में से कोई और ट्राई करो। सर वहाँ वो 2 की पावर r इंटू 3 की पावर s लिखा है। जी, 2 to the power r 3 to the power s। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ बोलो, बोलो ना बच्चे, क्या हुआ। अरे अनम्यूट कर लो बच्चे, निखिल अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ चलो, इसका क्या मतलब हुआ, ए आर एस और एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू 1। मतलब जब तक आर 1 है तब तक एस पूरा 1 से लेके एन तक जाएगा, और जब पूरा 1 से लेके एन तक खत्म हो जाएगा तब फिर आर 2 हो जाएगा। फिर सर आंसर n की फॉर्म में दे सकते हैं? जी या सर 6 की पावर n माइनस 1/5। ये लड़का कुछ करेगा, मतलब 6 की पावर n, सर -1/5। ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया। एक बार नाम देखूं कौन है ये, एक बार फिर से बोलना। सर 6 की पावर n माइनस 1/5। चलो देखो, अब क्वेश्चन देखे, ये क्या है ना कि दिखने में बहुत हेवी है बट कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहले कुछ बच्चे तो यहीं चकरा जाते हैं कि यार क्या सिग्मा है। पहले तो सिग्मा का मतलब आपको पता ही होगा ना, जैसे मैंने कह दिया सिग्मा ए एन, और एन इक्वल टू 0 से लेकर के 5, तो इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब सम, ठीक है। एस से सिग्मा होता है और एस से सम होता है, तो सम को रिप्रेजेंट के लिए सिग्मा लिख देते हैं। और पी से पाई होता है और पी से प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए पाई लिख देते हैं। तो खैर पाई तो यूज नहीं होता है, बट सिग्मा भर भर के यूज होता है। तो पहले सिग्मा का ही मतलब समझ लो। तो एन इक्वल टू अगर 0 से 5 लिख दिया, मतलब क्या है कि ये एन एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, और उन सब के बीच में प्लस, मतलब एन एक बार 0, एन एक बार 1, एन एक बार 2, एन एक बार 3, फिर 4, फिर 5, और सिग्मा का मतलब सब में बीच में प्लस चिपका देना है। गॉट इट बच्चों, ये चीज समझ में आया। तो कई बार क्या होता है ना कि ये लिखना, सोचो ना कितना टफ है, कितना टाइम लगेगा। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि सिग्मा सॉरी एन, और एन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहां पे खत्म हो रहा है, 5 पे। लो ठीक है, तो यहाँ पे डबल सिग्मा है, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है डबल सिग्मा है तो कई बार ये क्वेश्चन देख के ना जिनको सिग्मा का पता होता है वो भी चकरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार 2-2 सिग्मा है, क्या हो गया 2-2 सिग्मा है। तो आंसर कर रहे हैं ना आपकी क्लास से बच्चे, ठीक है। तो डबल सिग्मा का मतलब कि पहला सिग्मा जब अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो दूसरा सिग्मा 1 बढ़ेगा। जैसे सिंपल गिनती देखो ना, आप 21 से स्टार्ट करते हो तो 2 फिक्स है, फिर 22, फिर 23, फिर 24, करते करते जब ये अपने लास्ट पे जाएगा तो फिर ये 1 बढ़ जाएगा, फिर ये बेचारा 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर लास्ट 39 तक जाएगा तो फिर ये 1 बढ़ेगा। तो ये 0, 1, 2 क्या है, पहला वाला सिग्मा है, और ये 2 और 3 क्या है, दूसरा वाला सिग्मा है। इतना सिंपल है, गिनती है, समझ लो। आप समझ में आया। सर आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखा सर आंसर आ गया सर। आंसर आ गया, हाँ सर मेरा आ गया। ठीक है।
एस 1 से लेके एन तक जाएगा, ठीक है ना, तब तक आर 1 रहेगा, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब कि ए जब एक बार 1 है तो एस 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे कहां तक, ए एन तक। फिर उसके बाद जब ए एस पूरा एन हो गया, गिनती की तरह सोचो, तो फिर ये कितना हो जाएगा R2, फिर बेचारा S1 फिर 2 फिर 3 ऐसे चलते जब तक A2 रहेगा तब तक ये, सॉरी 2 की पावर n और 3 की पावर s ना, हाँ, तो ARS, तो पहला A और ये रहेगा ऐसा, ठीक, और बगल में ये भी रहेगा। तो सेम जब R3 हो जाएगा तो ये 1 ऐसे चलते ही जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो मैंने लिखा हूं वही चीज आएगा ना बच्चों, पिक्चर में यही तो आएगा। जब S एक बार R1 है तो S पूरा कहां तक जाएगा, 1 से लेके n तक, और बगल में ये भी क्या लिखना है, 2 की पावर R और 3 की पावर S, यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, ठीक है ना। अब सिंपल क्या हो गया, ARS 1 होगा जब R और S क्या होंगे, इक्वल, यानी कि R और S यहाँ पे इक्वल है तो ये क्या हो गया 1, और बाकी सब में A12 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्यों, क्योंकि R और S अगर इक्वल नहीं हुए तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे R और S इक्वल नहीं है तो A12 क्या हो गया 0, तो 0 इंटू दिस, फिर A13 क्या हो गया 0, तो 0 इंटू दिस, A14 क्या हो गया 0, तो 0 इंटू दिस, A1 क्या हो गया 0, यानी कि सिर्फ A11 सर्वाइव करेगा, राइट, यही ना। तो A11 सर्वाइव करेगा तो उसकी वैल्यू 1, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अगेन इसमें बोलो कौन सर्वाइव करेगा, हेलो बच्चों बोलो ना, कौन सर्वाइव करेगा, A22 ही ना, क्योंकि A22 को छोड़ करके बाकी सब में R और S इक्वल नहीं होंगे, तो सब कितना हो जाएगा 0, सर्वाइव करेगा A22, उसकी वैल्यू 1, क्योंकि A जब भी R और S इक्वल होता है तो ARS की वैल्यू 1 हो जाता है, तो A22 की वैल्यू हो जाएगा 1, फिर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, फिर इसमें A33 सर्वाइव करेगा जो कि 1 होगा, फिर 2 की पावर सर R ए और 1 3 क्यों ले की रहे हैं हम पावर सर, R, क्योंकि देखें यहाँ पे डिफाइंड है ना ऊपर सर वो कि ARS की वैल्यू 1 होगी अगर R और S इक्वल होगा, अगर R और S इक्वल होगा तो इस ARS की वैल्यू 1 हो जाएगी, और R और S इक्वल नहीं हुआ तो इस ARS की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक तो है यहाँ पे हमने लिया A11, तो A11 में बच्चे सोचो ना, R हमारा 1 है और S 1 है, तो R और S इक्वल हो गया ना, तो R और S इक्वल के अकॉर्डिंग इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो गई, समझ में आया। तो A11 क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 और बाकी सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो खत्म। तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि गिनती तो हम पूरी लिखेंगे बट उस गिनती में सबके सब 0 हो जाएंगे बस A11 को छोड़ के, तो बचेगा कौन A11, और A11 की वैल्यू कितनी 1, तो और A11 लिखा है तो 2 की वैल्यू R और 3 की वैल्यू R। अगेन जब 2 वाली सीरीज स्टार्ट होगी A21 22 23 24, तो A22 को छोड़ करके बाकी सब 0, ठीक है, और A22 जो बचेगा उसकी वैल्यू 1, तो R की 2 की पावर R और 3 की पावर S, फिर A33 में सब 0 हो जाएंगे बस A33 को छोड़ करके, और A33 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू R और 3 की वैल्यू R, सॉरी S, फिर A4 में 2 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 4, फिर क्या हो जाएगा 2 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 5, बस खत्म। और कितना तक दिया, इसकी कोई लिमिट है क्या, कोई लिमिट नहीं है, n है ना, तो बस। तो देखो बच्चों सबका पहला टर्म तो 1 है, और सब में देखो पावर सेम रहेगा, क्योंकि R और S इक्वल होगा तभी वो सर्वाइव करेगा, R और S इक्वल है तभी सर्वाइव किया है, तो सबकी पावर सेम, तो सबको इंदर कर देते हैं, तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 तो की 6 पावर की पावर 4, नहीं लिख सकते डायरेक्ट, 6 की पावर n, नहीं ये सारे बचेंगे ना। तो अब ये क्या हो गया कि GP, तो क्या हो जाएगा A R टू द पावर R टू द पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाई R माइनस 1, 0 से स्टार्ट नहीं 1 से स्टार्ट है ना, हाँ, तो R माइनस 1, तो 6/5 6 टू द पावर n माइनस 1 आंसर, सिंपल है एकदम। हेलो बोलो ना बच्चों, एक सवाल था मेरा, हाँ
जब लक्ष्य ने पूछिए। बोला था कि 6 n - 1/5, मैं तो आपने बोला था सही है, लेकिन आपका आंसर में 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो नहीं मतलब नहीं, मतलब ये आंसर यही सही है। मुझे लग गया था कि आंसर का जो पैटर्न है ना वो यही है। मैं समझ गया था कि 6 की पावर n उसने बोला और डिवाइड बाई 5 बोला, तो उसके 5 से मैं कंक्लूजन निकाला कि अपॉन अगर मैं देखूं क्या नाम है, सर तो वो मैंने क्या, सर RS 0 से स्टार्ट कर लिया था, तो इसलिए सर वो आ हाँ, रहा था। तो मैंने ये नहीं कहा था कि एग्जैक्टली यही आंसर है, बट मैं समझ गया था कि उसने पॉइंट को पकड़ लिया है। वो बच्चा ये तो निकाल ही चुका है। अरे क्या हो गया, हाँ वो डेफिनेटली, अरे अच्छा, वो ये तो अरे क्या हो गया, हम्म, हम्म, ठीक है। तो उसके आंसर के पैटर्न से समझ में आ गया था ना कि ही गॉट इट राइट, सीरीज सही पकड़ लिया है। और 6 की पावर n-1 भी बोल रहा है और 5 भी बोल रहा है, मतलब उसने ये भी सही लिख लिया है। ये 6 की पावर n वाला फंडा उसने ये भी सही लिख लिया है, तो ठीक है। चलो, अब इसके अलावा अगेन जैसे एपी में अगर 3 टर्म आपको जूम करने होते थे तो आप कैसे जूम करते थे बच्चों? सर a - d, a और a + d। a प्लस टी। तो उसी तरह अगर जीपी में 3 टर्म में जूम करेंगे ना होगा तो क्या क्या जूम करेंगे आप, बोलो? a जो ar² ar3, सॉरी a ar² सिंपली जो चीज माइनस हो रही है अपने यहाँ डिवाइड हो जाती है, और जो चीज प्लस हो रही है अपने यहाँ इनटू हो जाता है। तो क्योंकि जनरली वो प्रोडक्ट ही देते हैं, वहां पे सम देता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन जीपी। तो सम में क्या फायदा होता है, ये और ये उड़ जाते हैं। प्रोडक्ट में क्या फायदा होता है, ये और ये उड़ जाते हैं, तो सिर्फ एक ही बच जाता है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर 4 टर्म दिया हुआ हो तो a/3r, a/r, a by नहीं माइनस a/3r। अगर इवन सर a टर्म, by r cube, a by r, a by a r cube। ये क्या हो जाता है, डी से डी 2D का फासला हो जाता है ना, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें स्टार्ट ही करेंगे इवन टर्म हो तो a/r और इनटू ar, ताकि ये दोनों कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। अब चूंकि आपने a/r में आर स्क्वायर से इंटू करोगे तब बच्चों ए आर मिला ना, इट मींस जो आपका r है ना वो एक्चुअली आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा AR³ और ये हो जाएगा डिवाइड बाई AR³। तो देखो आर स्क्वायर से इंटू आर स्क्वायर से इंटू आर स्क्वायर से इंटू। जब भी और टर्म हो तो क्या करो, एक a लिखो और दोनों तरफ फैलाते जाओ, और इवेंट टर्म हो तो स्टार्ट ही ऐसे करो ऊपर, उसमें a आया। इतना याद रखना कि इवेंट टर्म में a नहीं आता, बस ना एपी में और ना ही जीपी में, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन कर लो फिर लगे हाथों। द सम ऑफ, ये कर चुके हैं क्या, नहीं नहीं किए। द सम ऑफ 3 consecutive terms of a GP is 19 and their product is 216. Then find Sn and S infinity if exist. अच्छा, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन है आपके दिमाग में पहले क्या चमकना चाहिए,
बोलो बच्चे, क्या चमकना चाहिए पहले? कल जिस पे बात हुई थी कि दो टाइप की सीरीज बन सकती है ना, ए एक आता है और डी दो आ जाता है, उसी तरह ए एक आएगा और आर दो आएगा, नंबर वही आएगा। जीपी चलो ट्राई करो। The sum of three consecutive terms of APGP is 19 and their product is 216. Then find Sn, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो S इंफिनिटी भी। कैसे होगा बताओ बच्चों? सर आंसर बताना है, थ्योरी बताने के कैसे होगा स्टेप थियरी बाय नहीं स्टेप? नहीं नहीं, थियरी तो दुनिया जानती है, आंसर इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन में आपका जो इक्वेशन बनेगा ना उससे दो आंसर आएगा, जो कि हम सर एक पहले प्लस आर की वैल्यू +1 - 1 आ रही है। हाँ मतलब ठीक है, वो आ सकता है 5 8 13 और दूसरा सीरीज आएगा 13 8 5, तो बात एक ही हो गई, नंबर तो वही हो गए। लेकिन चूंकि आपने थियोरेटिकल कैलकुलेट कर रहे हैं तो थियोरेटिकली कैलकुलेट करने का यही फायदा होता है कि जितनी पॉसिबिलिटीज है वो अपने आप निकल के आ जाती है। ट्राई करो। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोडक्ट दिया है 216, ठीक है, जीपी के 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया है तो मैं तो पहले जीपी ही मानूंगा ऐसा कि लेट द टर्म्स ऑफ जीपीआर ए बाई आर, ए और ए आर, ए आर और ए आर स्क्वायर भी मान सकते हो, लेकिन उसमें प्रोडक्ट में भी क्या रहेगा, ए और आर रहेगा, और सम में भी ए और आर रहेगा, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लेकिन सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर क्या है कि हम लोग क्या एज्यूम करें कि ए बाई आर, ए एंड ए आर। उससे फायदा क्या है कि देखो पहली चीज, पहला इक्वेशन तो खैर सम का आएगा तो उसको रहने दो, ये क्या है 19। दूसरी इक्वेशन मजा ही आ जाएगा 216, तो आर और आर मर्डर, तो ए क्यूब क्या हो गया 216, तो ये 6 का क्यूब होता है ना 216, नहीं नहीं, इसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है 100, हाँ ठीक है 6 का क्यूब 216, हाँ सही है, ठीक है। तो ए कितना आ गया 6, तो इसका यही फायदा होता है कि पहले ही क्या हो गया एक वेरिएबल, अब A6 चिपका दो इसमें, जब उसमें A6 चिपकाओगे तो 6 बाई आर प्लस 6 आर इक्वल टू 19। अब लो 6 बाई आर प्लस 6 बाई आर प्लस 6 आर, ये उधर जाए कितना हो गया 13। अब आर से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 13 आर। कितना बढ़िया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे? 36, 12 और 3 नहीं, कैसे होगा? 2 1 36 2 18 ना, वो भी नहीं हो रहा, 3 12 है, 19 में से 6 गया, 13 ही बचेगा ना, हाँ ठीक है। तो 3 के अलावा 4 से नहीं कटेगा, 4 और 9, हाँ 4 और 9 13, लो पकड़ लो। तो 2r, तो फिर 3r माइनस 2 और -3, तो 3r माइनस 2, तो 2r माइनस 3 और 3r माइनस 2, तो r कितना हो गया 2/3 या फिर 3/2, है ना? ओ बच्चों जी, तो r इक्वल टू क्या हो गया 0 0, r इक्वल 3/2 अरे या फिर 2/3, राइट? बोलो 9। ए अगर 6 लिया है तो बीच में 6, और पहले क्या था 6 इंटू 3/2, तो कितना हो जाएगा 3 3 कैंसिल आउट होकर 9, और 6 डिवाइड बाई 3/2, तो ये पलट के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना है 6/3/2 ना,
4, ठीक है। और उल्टा लोगे 2/3 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो गया 4। तो ये नंबर आ गया। इनका सम भी देख लो 19 है और इनका प्रोडक्ट भी जितना कर रहे हो उतना ही होगा, ठीक है ना। सर इस टाइप के क्वेश्चन तो ऑप्शन से हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें क्या करेगा ना, प्रोडक्ट ही पूछ लेगा सीधा, तो प्रोडक्ट को ऑप्शन से कैसे करोगे। या फिर ऐसे करेगा कि फाइंड एसएन, जैसे यहाँ पे देखो ना, अगर सिर्फ तीनों नंबर पूछा है तब तो बिल्कुल आप स्मार्टनेस यूज कर सकते हो कि तीनों नंबर पूछा है तो उतना कौन सोल्व करने जाएगा। तीनों नंबर का सम देख लिया, तीनों का प्रोडक्ट देख लिया, लेकिन वो क्या कहेगा सम ऑफ एन टर्म, तो वो तो फिर प्रॉब्लम है ना। जेई कभी मतलब डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई इक्वेशन सोल्व करना हो और तीनों नंबर पूछा होगा, वो तीनों नंबर का सम, तीनों नंबर का स्क्वायर ऐसे करके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि बच्चे इस टाइप की होशियारी नहीं करें। मल्टीपल जगह पे होशियारी पॉसिबल है, लेकिन आपका सीयूईटी ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि 3 नंबर पूछा, मतलब 3 नंबर का कुछ कुछ इक्वेशन दे दिया और ऑप्शन में भी तीनों नंबर ही पूछ रहा है। नहीं, जेई ऐसा नहीं करेगा, सीयूईटी कर लेगा। जेई उन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम पूछेगा। अब स्क्वायर का सम तो एक नंबर आ गया, तो कैसे पता कौन नंबर कौन सा है। सर मेरा नीचे वाला आ रहा था। नहीं नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आएगा तो 2 आंसर आएगा, जब भी आएगा 2 आंसर सर पेपर में दोनों लिखना है या फिर एक ही लिखना है अगर आए नहीं तो? नहीं, दोनों लिखना नहीं, सम ऑफ एन टर्म तो पहले करो या दूसरे करो, एक ही बात होगा ना, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन उसने एक और चीज क्या पूछा था, एस इन्फिनिटी इफ पॉसिबल, तो एस इन्फिनिटी पॉसिबल है क्या। एक वैल्यू पे होगा सर 2/3 पे। हाँ, नीचे वाली वैल्यू पे आ जाएगा ना, ठीक है। टच हो रहा है क्या, क्या हो रहा सर 9 होगी इन्फिनिटी की भी वैल्यू, 9 × 3 में भी। है। 9 नहीं नहीं, ज्यादा हुआ, देखते हैं कैसे सर? क्या हुआ। चलो बच्चे देखो, तो एस इन्फिनिटी बता दो कितना होगा। इस वाले में तो एस इन्फिनिटी पॉसिबल ही है ना, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 9 अपॉन 1/3, तो 9 × 3 तो कितना हो गया 27, ठीक है, करेक्ट। चलो, अब ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का तो है, तो जैसे आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो ना, 3 नंबर आया तब तो b = a + tc हो जाएगा। एपी में ये तो प्रॉपर्टी है कि ए बी सी होगा, तो b = a + c/2 होगा, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन जीपी में अगर ए बी सी है तो b² = ac कह लो, या फिर b = √AC कह लो। लेकिन अगर मोर देन 2 नंबर्स है, 5 नंबर है, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन एक होता है ना, वेटेज, एवरेज। जैसे अभी इनकम टैक्स पे बात हो रही थी, तो मैं इनकम टैक्स का बचाव कर रहा था कि यहाँ पे टैक्स कम है, तो मेरा कहना था कि चलो समझाने में टाइम लग जाएगा कि जैसे 5 से 10 लाख है तो इस पे 10% है मान लो, फिर 10 से 20 लाख है तो इसका 20%, तो 20 से 30 लाख है, ठीक है ना, तो इस पे 30%, ये ऐसा कुछ लगता है। तो ये तो आदमी सोचेगा अगर 30 लाख हो तो 30% तो सरकार ही ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या होता है कि आपके 5 से 10 लाख पे 10% ही लगता है। 10 लाख से तो ज्यादा है, जैसे मान लो कि कोई बंदा 30 LPA है, तो उसकी सैलरी में पहले 10 लाख पे सिर्फ 10% लगेगा, और ये जो 10 से 20 लाख है उस पे सिर्फ 20% लगेगा, और ये जो 20 से 30 लाख है सिर्फ उस पे 30% लगेगा, एंटायर पे 30% नहीं लगेगा। फर्क समझ में आ रहा है। मतलब सर हमेशा 10 लाख पे परसेंटेज लेंगे। हाँ, मतलब एक एग्जांपल ले तो वैसे है, यहाँ पे ब्रैकेट लगभग लगभग 10 लाख पे ही है, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, उसकी अभी करंट सैलरी है 52 लाख पर एनम,
तो मैं वो मेरे को बोल रहा था कि टैक्स कट जाता है। मैंने कैसे टैक्स कटता है इतना ज्यादा? तो तुम बताओ कि जैसे 10 लाख है तो उस पर तो 10% ही लगेगा और 20 पे तुम्हारा 20% ही लग रहा है। तो उसका कहना था कि जो मेरा 40 से 50 लाख वाला रेंज है तो इस पे तो 50% लग रहा है ना, नहीं सॉरी 30% लग रहा है ना, मतलब मैक्सिमम 30% है। ऐसा नहीं किसी का 1 करोड़ हो गया तो फिर 100% हो जाएगा, मैक्सिमम 30 या 35% है। तो उसका कहना था कि जो 30 से 40 है तो तुम कह रहे हो यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 30%, तो एक तो ये बड़ा जो 10 लाख ही है, मेरा कहना था कि ये भी 10 लाख ही है, ये भी 10 लाख ही है, ये भी 10 लाख है, ये भी 10 लाख है। ठीक है ना, 20 से 30 लाख हुआ तो 10 लाख ही ना, तो इस पे तो तुम्हारा 20 से 25% ही लग रहा है। तो मैंने कहा कि हर 10 लाख पे बढ़ रहा है, पूरे पे तो तुमसे सरकार 35% नहीं ले रही ना। तो उसका कहना था कि जो मेरा मेजर चंक है 35%, 25%, 20%, वो तो इधर वाला एरिया है ना। तो ओवरऑल तो बड़े पोर्शन पे मेरा बड़ा बड़ा परसेंटेज कट रहा है ना। तो ये बात उसकी जस्टिफाइड थी। ठीक है, साल के करीब 18 लाख के आसपास उसका टैक्स लग जा रहा था। ठीक है ना, 18 तो नहीं, मतलब 13-14 लाख रुपए ऐसे टैक्स। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, एवरेज। तो नॉर्मल आप क्या करते हो जब आप एवरेज निकालते हो तो कैसे करते हो? जब आप एवरेज निकालते हो तो किस तरह से काम करते हो? सबको सम करके डिवाइड कर देते हो ना? नहीं, हेलो बच्चों बोलो ना। जब आप एवरेज निकालते हो तो ऐसे ही करते हो ना? ठीक, चलो। तो उसी तरह एवरेज का क्या मतलब कि ये जो इतना सारा ग्रुप है इसका एक वेटेज यहाँ पे आ रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हारी क्लास में 2 बच्चे के तो 20, 30, 40% है। ठीक है ना, और 100 लगभग 40 बच्चों के या 30 बच्चों के, किसी के 89, किसी के 95, किसी के 97, 96, 99 ऐसे परसेंटेज है। तो भले इनके 40 है लेकिन ये लोग एवरेज को खींच के कहां तक ले जाएंगे? 90 के आसपास कर देंगे ना, ये और नो बोलो। और मान लो कि उल्टा है, ऐसा स्कूल है जिसमें किसी के 40 हो, किसी के 45 हो, किसी के 50 हो, किसी के 46 हो, किसी के 48 हो, किसी के 50 हो ऐसे, और 3 बच्चों के किसी के 99, किसी के 98, किसी के 98.7 ये हो। तो भले 99 हाईएस्ट है, इससे ज्यादा ही है, बट ये जब एवरेज की बात करूंगा तो ये लोग क्या करेंगे, एवरेज को खींच के 50 से कम कर देंगे कि नहीं? ये 3 से कितना एवरेज, मतलब कितना बढ़ा लेगा एवरेज स्कोर को? यस और नो? तो कहां पे जाएगा एवरेज? लगभग 50 से मुझे लगता है कम, 50 के आसपास ही घूमेगा, राइट? यस और नो? तो वो एक नंबर क्या है जो पूरे क्लास का एक मिडिल दिखाएगा, मिडिल भी नहीं, मतलब मिडिल होना जरूरी नहीं है, एक ऐसा पॉइंट दिखाएगा कि भैया यहाँ पे पूरी क्लास बैलेंस हो जा रही है, जितने इधर उतने इधर। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी क्लास उस परसेंटेज पे बैलेंस हो जाएगा। एवरेज का मतलब उसके राइट साइड में जितना वेट है उसके लेफ्ट साइड में उतना ही वेट है। तो वो डिपेंड कर सकता है। सर जैसे अभी समीशन वाला क्वेश्चन आया था सर, हम्म कि 2 समीशन का प्रोडक्ट आ गया था, तो सर अगर ऐड से ही फंक्शंस करें, हम समीशन के साथ ऑपरेशन करें, तो सर वो कैसे हम सॉल्व करेंगे? हमें तो नहीं पता है सर। क्या फंक्शन? मतलब सर समीशन के साथ कोई ऑपरेशन हो जाए एक्स्ट्रा, डिवाइड में हो समीशन, तो क्या होता है वैसे सर? समेशन के भी कुछ रूल्स है, बता देखो, अगर सर समेशन में वो नहीं पढ़ा है कांस्टेंट हमने समीशन के रूल्स। जैसे 5x² है, 5x² है और x आपका 0 से लेके n तक है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। आप सोचो ना, कुछ नंबर का सम करके उसमें 5 इंटू करो या हर नंबर में 5 इंटू करके सम करो, बात तो एक ही है ना। यस सर। ठीक है ना, एक तो ये रूल आप याद रखना। ठीक है ना, दूसरा, अगर सम हो रहा है f1x और प्लस f2x और एक सिंगल सम है, कुछ भी मान लो x इक्वल टू 0 से लेके n तक, ठीक है, तो ये आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, सोचो ना, हम दो दो टर्म को जोड़ते जाएं, दो दो टर्म ऐसे जोड़ करें, या जैसे मान लो कि 2 एपी है, तो क्रॉस, इसका क्या मतलब कि आप क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ऐड करते जा रहे हो और उन सबको ऐड करते जा रहे हो। जैसे A1 दोनों का A1 ऐड किया, इसका मतलब यही हुआ ना, और फिर A2 ऐड किया, यस सर, तो फिर सर प्रोडक्ट का ही ऐड बता किया, दो डिवाइड का। और ऐसे जितने, जैसे A1 का सम आया, A2 का सम आया, A3 का सम आया, A4 का सम आया, फिर सबको सम कर लिया। ये कह रहा है कि तुम पहले ये पहला वाला पूरा सम कर लो, और ये कह रहा है तुम दूसरा वाला पूरा सम कर लो, और इन दोनों का सम कर लो, तो एक ही बात है ना।
यस और नो? यस आप सर। पहले वर्टिकली सम करते जाओ और फिर सबको सम कर लो, जो कि ये कह रहा है। और ये कह रहा है कि पहले F1 पूरा सम कर लो, हॉरिजॉन्टली पूरा सम कर लो, हॉरिजॉन्टली पूरा सम कर लो और फिर सम कर सर लो। यहाँ उसका स्क्वायर हो सकता है ऐसे समीशन का? हाँ बताता हूँ अभी। स्क्वायर में आपके फॉर्मूले की तरह ही काम करेगा। आप अलग आता हूँ, उस पे आता हूँ। सर इनका प्रोडक्ट और डिवीजन भी बता दो। बस अगला वही है, 1 मिनट बस। दो का अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो आप उसका समेशन नहीं कर सकते। सिग्मा नो सर, ए, समीशन का ही प्रोडक्ट हो रहा हो। हाँ मैं वही करूँ, सिग्मा ए इंटू बी हो रहा हो तो यू कांट राइट दिस लाइक सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। आप कॉमन सेंस सोचो, ठीक है। मैं 1 इंटू 5, 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 कर रहा हूँ, ये कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब सबका पहला पहला ले लिया। इसका मतलब यही हुआ ना कि सॉरी पहले सबको सम कर लिया, ये पहला सबको सम कर लिया 1 2 3 और दूसरा सबको सम कर लिया 2 3 4। तो ये दोनों सेम होंगे क्या? देखो ना, आप a इंटू बी कर रहे हो ना, a इंटू बी, आपका a कहा क्या आ जा रहा है 1 2 3 4 5 और b क्या आ रहा है 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इंटू करते जा रहा हूँ और सम करते जा रहा हूँ। इंटू किया, इंटू किया, इंटू किया, इंटू करते जा रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं पहले सबको सम कर ले रहा हूँ, दूसरा सबको सम कर ले रहा हूँ और फिर इंटू कर रहा हूँ। तो टेक्निकली वो इक्वल होंगे क्या, बताओ? हेलो, बताओ ना बच्चे, आपने जो क्वेश्चन पूछा था आप ही बताओ। सर इक्वल होंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपके माइक से आवाज नहीं आ रही है सर। क्या? आपने अभी पिछले 2 सेकंड में जो भी बोला कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि आपका सिर्फ ओठ हिल रहे थे, मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। सुनो, समेशन का रूल, सिग्मा में अगर a प्लस बी है, ये a और b दोनों फंक्शन है, तब तो आप टू या सिग्मा मान लो सिग्मा बी माइनस बन है, जाए। तो सिग्मा ए प्लस माइनस आप सिग्मा बी लिख सकते हो। बट सिग्मा अगर a इंटू बी है तो यू कांट राइट सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी, और ये कॉमन सेंस है। सिग्मा ए डिवाइड बाय अगर b है तो यू कांट राइट सिग्मा ए डिवाइड बाय सिग्मा बी, नो। ठीक है, बस इतना ही रूल है बेसिकली, और कुछ नहीं। नो हाँ, सर, सिग्मा ही अगर डिवाइड में हो, अगर सिग्मा अगर बाय ए सिग्मा। प्लस तो अलग अलग ही काम करेगा। सिग्मा बाय सिग्मा है तो ये देखो ना, ये अलग अलग ही काम करेगा। सिग्मा ए है और डिवाइड बाय सिग्मा बी है, तो आप इकट्ठे ए बाय बी का सिग्मा नहीं कर सकते। हाँ, सिग्मा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो अगेन यू कांट राइट सिग्मा ए प्लस बी इंटू सिग्मा ए प्लस बी, नो नो, ये तो प्रोडक्ट हो। हाँ, यस यू कैन राइट दिस लाइक ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया। अब चूंकि प्लस आ गया तो बच्चे अब आप अलग अलग कर सकते हो। ए स्क्वायर सर 2 का सर 2 मैं वो बाहर। नहीं कह रहा, जैसे सर एक क्वेश्चन नहीं दिया था सर अभी आपने, सिग्मा का कुछ था, हाँ, रेंज इनटू सिग्मा का, वो वैसा वाला सर। तो इसमें देखो ना अलग अलग ही हमने किया है ना। ये देखो ना 2 सिग्मा है ना, तो 2 सिग्मा का क्या मतलब कि पहले सिग्मा हो रहा है, वो सिग्मा 1 से लेके n तक चला गया तो बाहर वाला सिग्मा सिर्फ 1 रहा। फिर जब पूरा एक साइकिल खत्म हो गया अंदर वाले सिग्मा का तो फिर बाहर वाला सिग्मा 2 हो गया। दिस इज समथिंग लाइक 100 से लेकर के 199 चलोगे तो फिर 200 आ जाएगा, फिर 200 से लेकर 299 तक चलोगे तो 300 आ जाएगा। सर तो इसका अगर मतलब है सर पहला वाला चलाना है, दूसरे वाले को रोक के ऐसे कर करके, हाँ, और फिर पहला सर वाला दूसरा सिग्मा वाला कब चलेगा? जब पहला वाला पूरा एक खत्म हो जाए, अंदर वाला ये जो सिग्मा है ना पूरा देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से कहां तक जा रहा है n से। तो जब आर भी कहां से चल रहा है 1 से लेके n तक, तो शुरुआत होगा इसके 1 से, बाहर वाले के 1 से शुरुआत होगा, अंदर वाला पूरा कहां तक n तक चला जाएगा तो अब ये खत्म हो गया, तो फिर ये 2 आ जाएगा। फिर अंदर वाला 1 से लेके n तक चलेगा तो बाहर वाला 3 आ जाएगा। फिर अंदर वाला 1 से लेके n तक चलेगा और ऐसे कहां तक चलेगा, बाहर वाला कहां तक जा रहा है n तक। फिर जब बाहर वाला n तक जाएगा तो ये 1 से लेके n तक अब ये टर्मिनेट कर जाएगा। समझ आया? सर मतलब ये ऐसे ही रहेगा ना, इसको सॉल्व ऐसे ही ऐसे ही करेंगे? रहेगा, हाँ, इसका कोई तरीका नहीं है दूसरा।
उसमें देखो अब इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर देगा, कुछ ना कुछ पैटर्न। जैसे यहीं पे देखो तुमको जुगाड़ दे दिया ARS, क्योंकि वैसे वन बाहर वाला जब वन है तो तक है, लेकिन उसने तुमको तक चला है, लेकिन इस वन लेके इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 सर्वाइव करेगा एज पर डेफिनेशन, बाकी सब 0। तो तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा अरे यार A11 A12 A13 A1 सॉरी A11 22 33 44 ऐसे चल रहा है। अब जैसे ही A11 22 किया तो 6 की पावर 1 6 की पावर 2 6 की पावर 3 चलो 6 की पावर n खत्म। तो बस बहुत बार क्वेश्चन होता है, दिखने में बहुत हेवी होता है कि यार पता नहीं कितना क्वेश्चन है ये, लेकिन एक्चुअली जैसे ही आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा फाइट मारते हो तुरंत कंसोलिडेट होकर के इतना सा बच जाता है, सब भाप रहता है, तुरंत उड़ जाता है जैसे तुम उसमें काम करना शुरू करते हो। तो क्वेश्चन को देख के घबराना मतलब ये। चलो एनीवे, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, तो सिग्मा की प्रॉपर्टी भी चलो इसी बहाने होगी, ठीक है ना। ये सिग्मा की बस प्रॉपर्टी है इतनी कि प्लस होगा तो प्लस या माइनस हो जाएगा, इनटू होगा तो नहीं होगा। हाँ, स्क्वायर स्क्वायर होगा तो पहले एक्सपैंड करना है, ए स्क्वायर बाहर बी स्क्वायर बाहर 2ab का 2 बाहर फिर ab, बस इतना ही लिख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक लास्ट चीज, जब सिग्मा की बात आ ही गई है तो बस बता दो कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी n टाइम है तो। सर n यस, हाँ, इसीलिए मतलब कहता हूँ कि क्लास तो है। सिग्मा 1 मैं कह रहा हूँ, और ये क्या हो गया n इक्वल टू 0 से लेके n तक, तो ये हो जाता है n। क्या मतलब होगा उसका? सिग्मा 1 का 1 को ऐड करना है, तो जब n 0 होगा तब भी 1, या सॉरी 0 से नहीं, तब n प्लस 1 होगा, 1 से स्टार्ट करो। वन से लेके n तक स्टार्ट किया, या मान लो 1 की जगह 5 लिख लो, ठीक है, n से। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5n हो जाएगा, नॉट 5। क्या मतलब? n इक्वल टू 1 से जब n 1 होगा तब भी 5, n 2 होगा तब भी 5, n 3 होगा तब भी 5, n 4 होगा तब भी 5। जैसे मैं अगर px इक्वल टू 5 ले लूं तो इसमें तो x का टर्म है ही नहीं, तो p1 भी कितना हो जाएगा? 5, p2 भी 5, p3 भी 5, p4 भी 5, p5 भी 5, सब 5। px इक्वल टू 5 का मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, कि x कुछ भी होगा ये 5 ही रहना है। तो सेम सिग्मा 5 का क्या मतलब? आपका सिग्मा का n1 हो, पहला टर्म हो या दूसरा टर्म हो या तीसरा टर्म हो या 10वां टर्म हो, हर बार क्या रहेगा? ये 5 ही रहेगा। तो n बार 5 आएगा तो 5n हो जाएगा। तो इन जनरल सिग्मा 5 को लोग 5 लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है सिग्मा 5 5 नहीं होगा, 5n होगा, राइट। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, अब अगेन क्या किया जाए? हाँ, तो अभी मेन तो बात ये स्टार्ट हुई थी, वो क्लास वाला मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो इनकम टैक्स वाला जो इनका एग्जांपल दे रहा था कि मान लो कुछ लोग हैं और मोस्टली लोग इधर हैं और 2 3 4 लोग इधर हैं, तो एवरेज आउट होकर के वो क्लास कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे, जबकि मिडिल आपका यहाँ है। एवरेज डजंट मीन मिडिल, एवरेज मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे बैलेंस हो गया, जितना वेट इधर है उतना वेट इधर है, तो वो मिडिल में होना जरूरी नहीं है। सोचो ना, 10 लोग अगर हो, ये ऐसे है, और अगर 10 लोग में 9 लोग यहीं पे खड़े हो और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो, तो मिडिल में थोड़ा आप ये कील लगा सकते हो, ये कील यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कील की जो पोजीशन है ना, उसी को अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। तो उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे आएगा? तो अगर n आइटम्स हो, क्या है, a1 a2 a3 ऐसे अगर n है, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक इज नथिंग बट एवरेज। तो एवरेज आप कैसे निकालते हो बच्चों? an, और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है, तो अगेन अब कोई मुझे बताएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होना चाहिए आपके कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग? आपका जो कॉमन सेंस है वो क्या कहता है? सोचो, मैंने एपी और जीपी का एक रिलेशन बताया हुआ था, बोलिए मेहरबान। अरे बच्चों ऐसा तो मत करो तुम लोग। सर रूट ए भी। नहीं तो 2 टर्म नहीं है ना, n टर्म है ना, तो रूट ए भी कैसे होगा? सर n रूट a1 से हाँ। लेके an।
सिंपल सोचो ना, बट A1 से लेके AN तक इंटू प्लस हो रहा है, तो जहां पे AP में प्लस होता है, मैं इसीलिए बताया था तुम लोगों को, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मैंने जहां भी देखा है AP में प्लस हो रहा है, GP में सेम फॉर्मूले में प्लस की जगह इंटू हो जा रहा है, और जो इंटू या डिवाइड की जगह पावर, अगर इंटू है AP में तो GP को तो और आगे बढ़ना है ना, तो इंटू से और आगे कैसे बढ़ेगा जब पावर में चला जाएगा। तो दैट इज वाई मैं ये बता देता हूं कि मान लो कि टीचर से कुछ मिस भी हो गया तो बच्चा अपने हिसाब से उसको फिर फिगर आउट कर ले। तो सामने दिख रहा है एपी में A1 प्लस A2 प्लस A3 है, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, और जो चीज डिवाइड हो रहा है या इंटू हो रहा है, यहाँ ये चीज कितने से इंटू हो रही है 1/n से, तो जो चीज इंटू होती है वो पावर में चली जाती है, तो 1/n इंटू है तो ये 1/n पावर में चला जाएगा। इतना सिंपल है, A1 A2 A3 AN की पावर 1/n। तो ये हो जाएगा उसका ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन तो 10 चीजें अगर हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन कहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका भी यूजेस है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। AMGM जेई के सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे बनते हैं, सबसे ज्यादा। और वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो अलजेब्रिक क्वेश्चन तुमको लगेगा, दिखने में लगेगा कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और तुम उस इक्वेशन को कितना भी सोल्व कर लो, जब तक तुम AMGM नहीं लगाओगे सोल्व करते ही रह जाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो पहले आते हैं GM का, तो ये हो गया। अब वही इंसर्शन वाली बात कि ये मेरा A1 है, और या AB ले लो, चलो ये मेरा A है एक नंबर, और यहाँ पे कोई नंबर B है। मुझे इसमें n नंबर इंसर्ट करने हैं, n का मतलब 3 4 5 कुछ भी, सो दैट ये पूरा अपने आप में एक GP हो जाए। मेरे पास पहले रैंडम 2 नंबर थे, रैंडम A कुछ नंबर है, B कुछ नंबर है, तो 2 नंबर को तो APGP में कहा ही नहीं जा सकता ना। 5 और 13 AP में है या नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तक तीसरा नंबर नहीं आएगा तब तक कैसे कहोगे कि AP में है या नहीं, या GP में है या नहीं। 5 में से 8 जोड़ा, तो अगला अगर 8 जुड़ेगा तो AP में होगा, नहीं जुड़ेगा तो नहीं होगा। तो 2 नंबर तो पता ही नहीं ना कि AP में है या नहीं, या GP में है नहीं, तो ऐसे ही रैंडम मेरे पास 5 और 13 ही थे। तो जब तीसरा नंबर पिक्चर में आएगा तब AP या GP की बात होगी ना। तो इन द सेम वे कर रहा है कि 2 रैंडम नंबर है मेरे पास A और B। अब आपका टैलेंट ऐसा होना चाहिए कि 4 नंबर इस तरह से लिखो कि सिर्फ ना सिर्फ बल्कि AP और GP, बल्कि ये पूरा एक GP में हो जाए। तो कैसे करोगे बोलो? चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, 4 ही नंबर ले लो, तो कैसे होगा बताओ बच्चों, बोलो। AP का एक्सपीरियंस यूज करो ना बच्चों, क्या करते हो तुम लोग? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। A and B are 2 numbers, ठीक है ना। क्वेश्चन में चलो एक नया क्वेश्चन बना लेता हूँ। A and B are 2 random numbers, insert 4, अब तो एग्जैक्टली 4 ही बता दिया। insert 4 numbers are inserted between A and B such that all the numbers are in GP, then what is the value of R? ऑफ कोर्स AB के ही टर्म में बोलना है कि आपको गिवन तो A और B ही है ना। अभी N छोड़ दो, अभी 4 ही लो। If 4 numbers are inserted between A and B in such a way that all 6 numbers are in GP, then find the value of R. अब R 5 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि A और B तो मालूम ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स R पूछ रहा है तो आपको A और B के टर्म में बोलना है। ये कितना सिंपल है बच्चों, सर इतना। हाँ बोलो। फिफ्थ पावर का रूट B/R हो गया। सही है ना। अच्छा ये ए और ए कंफ्यूज ना हो जाए, चलिए फिर ठीक है रहने दो। तो सिंपली ये 4 नंबर है, ये 5 और ये 6, तो ये 6 नंबर क्या है GP में, तो बी क्या हो गया A6 हो गया, इतना सिंपल है। ठीक है ना। A6 इक्वल टू क्या हो गया B, तो A6 क्या हो जाएगा AR⁵ इक्वल टू B, राइट। चलो अब A की वैल्यू तो यहाँ पे A ही है, तो R⁵ इक्वल टू B/A, तो R इक्वल टू B/A⁵ तो यहाँ पे हमने देखो ना 4 नंबर इंसर्ट किया तो ये 5 है, क्यों? क्योंकि 4 नंबर इंसर्ट करते हो तो एक उससे पहले और एक इसके बाद, तो 6 नंबर हो जाएगा। 4 प्लस 1 इधर और 1 इधर, 4 तो इंसर्ट ही किया, 2 ये है तो 6। और होता क्या है R⁴n-1, तो ये n नंबर अगर आपने इंसर्ट किया है तो एक और एक मिला के ये n क्या हो जाएगा n+2 एक्चुअली। तो हमेशा A इंटू R⁴n+1 क्या हो जाएगा B।
1/n+1। तो ये आंसर हो गया कि अगर n टर्म इंसर्ट किया जाए a और b के बीच में कि सो दैट ऑल ऑफ देम आर इज ap, तो r क्या हो जाएगा b/a⁴n+1। और जैसे ही r पता चल गया तो ये तो मालूम ही है, तो बस गुना करते जाओ। तो इफ n numbers are inserted between a and b so that all numbers are in GP, तो r सिंपली हो जाएगा b/a⁴1/n+1। अब r जैसे ही पता चला तो सोचो ना, a मालूम है तो बस इंटू करो तो दूसरा नंबर, इंटू करो तो दूसरा नंबर, इंटू करो दूसरा नंबर, या b में डिवाइड करो तो सेकंड लास्ट नंबर। बस अब जो पूछेगा वो सब पता चल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके ओके चलो, तो अब इस पे क्वेश्चन ना हो जाए कुछ। एक काम करो, 6 मिनट बाद है आपकी 12th की क्लास, तो 5-6 मिनट आप लोग मुझे रेस्ट दे दो ताकि मैं 12th की क्लासेस स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस नहीं होता है तुम लोग करना शुरू कर दो ना, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेंगे।